Good morning, student. In the last video, we have discussed about the valence bond theory, and in this video, we are going to discuss about the valence bond theory, the limitation, and the crystal field theory. तो क्या है लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के? अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द लो स्पिन एंड हाई स्पिन लिगेंड. ये लो स्पिन लिगेंड्स कौन से हैं और कौन से हाई स्पिन लिगेंड्स हैं, इनका एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं बता पाता था कि कौन से लो स्पिन है, कौन से हाई स्पिन है, और क्यों वो लो स्पिन है और क्यों वो हाई स्पिन है, ये बताना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए पॉसिबल नहीं था. द सेकंड थिंग, the valence bond theory was not capable to identify the exact value of the magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस बात को एग्जैक्टली बताना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था. तीसरी चीज, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ द सिस्टम. क्योंकि जब हम कलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलरेशन ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड. और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा, जो सबसे हायर एनर्जी लेवल में हो, जिसके पास एक्साइटेशन के लिए स्पेस हो. श्योरली ये स्पेस है डी सबसेल के पास, क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है. लेकिन क्या वो एक्साइट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 4s जिसकी एनर्जी 3d से ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे बन रहा है जिसमें बॉन्डिंग बन रही है, उसकी एनर्जी इनर डी से ज्यादा है. 4s की एनर्जी तो कम होती है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इनर 3d से ज्यादा है. अगर हम 3d और 4s के केस में बात कर रहे हैं, तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कैसे होंगे, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि कलर को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेल होने के बाद जो नई थ्योरी आई, दैट न्यू थ्योरी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT भी कहते हैं. तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. And before studying about the crystal field theory, we are going to discuss about the orientation of the d subshell, जिसमें कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. उस d सबसेल के ओरिएंटेशन की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि क्यों पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और क्यों पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द ओरिएंटेशन ऑफ द d सबसेल. तो जब आपने लास्ट ईयर में क्वांटम नंबर्स देखे थे, तो कितने क्वांटम नंबर थे? टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स थे 4. दैट वाज द प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर. और किसी सबसेल को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सजेस्ट करता है. तो अगर हम डी सबसेल की बात करते हैं तो डी सबसेल के लिए वैल्यू ऑफ एल होगा, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा 2. और हर एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए होगा फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0, यानी कि द वैल्यू ऑफ m विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +1. ये 5 ओरिएंटेशन होंगे. अब इन 5 ओरिएंटेशंस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. द फर्स्ट ओरिएंटेशन इज dx² - y². और कहां पे है ये लो, ये आप देख सकते हैं, ये है x एक्सिस पे और ये है आपका y एक्सिस पे. यहाँ पे x और y एक्सिस पे है, और इस वजह से इन्हें हम कहते हैं dx² - y². जो दूसरा है वो है एक्सिस z, और z पे एक ऑर्बिटल है. वेयर इज द सेकंड लो? सेकंड लो यहां पे इस तरह से सर्वाइव करता है. एक्चुअल में अगर हम कंडीशन देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सिस जेड, हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री पे दूसरा इसका लोब होगा. और अगर 45 डिग्री पे होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस कितनी होंगी? श्योरली रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ही हेवी होने जा रही हैं. और अगर रिपल्सिव फोर्सेस हेवी हो रही हैं, इट मींस सिस्टम के सर्वाइव करने के चांसेस कम हो रहे हैं.
और इस वजह से ये ऑर्बिटल स्टेशनरी ना होके इस तरह से लगातार रोटेट करता रहता है और इसे हम कहते हैं dz²। आप देख सकते हैं कि दोनों ही ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं और इस वजह से इन्हें कंबाइनली हम एक्सियल भी बोलते हैं। एक्सिस पे होने की वजह से ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और इन एक्सियल ऑर्बिटल को मुल्किन ने एक कांस्टेंट दिया, उसे हम कहते हैं Eg। तो यहां पे हम इसे Eg नाम से भी जानते हैं। देन दिस इज द Eg और द एक्सियल। अभी तो ये दो हुए, अभी तीन और बच गए। तीन ऑर्बिटल्स यहां हैं, दैट इज द dxy। अगर इन बिटवीन द एक्सिस x और y है तो इसे हम बोलेंगे dxy, और अगर इन बिटवीन द एक्सिस y एंड z है तो हम इसे बोलेंगे dyz। और आप देख सकते हैं कि इन दो एक्सिस के बीच में जो प्लेन होता है वो प्लेनर सिस्टम में होता है, यानी कि चारों ऑर्बिटल एक प्लेन पे हैं। एक एक्सिस पे तो श्योरली नहीं है, एक्सिस तो है ही नहीं, एक्सिस के बीच में है, तो यहाँ पे प्लेन में है। सिमिलरली ये x और z के बीच में है, इसलिए इसे बोला जाएगा dxz। तो यहाँ पे हो गया है आपका dxy, dyz और dxz। ये तीन क्या है? ये तीन है आपके इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स और इन्हें मुल्किन जी ने कहा T2g। मुल्किन कांस्टेंट T2g से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये तो हो गए आपके दो तरह के ओरिएंटेशंस डी सबसेल शो करता है, एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो अप्रोच होता है वो या तो एक्सियल पोजीशन पे होता है और या फिर इक्वाटोरियल पोजीशन पे होता है। और ऐसा होने से एक्सियल और इक्वाटोरियल दो अलग अलग ओरिएंटेशन में होने की वजह से अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो हम देखने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहां पे हम स्प्लिटिंग को शो कर रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग ऑर्बिट ओरिएंटेशन है तो स्प्लिट तो होना है। देन दिस इज द डी सबसेट और किस स्टेट में है? इट इज इन द ग्राउंड स्टेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी भी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता। तो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता तो किस स्टेट में होता है? ये होता है एक्साइटेड स्टेट में, और इस वजह से इसकी एनर्जी हाई की और ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, यानी इसकी एनर्जी से इसका एनर्जी ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे ये अलग अलग ओरिएंटेशन में लिगेंड्स के प्रेजेंस में, लिगेंड के इफेक्ट में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में टूटा, हमने यहाँ पे शो किया हुआ है नीचे T2g और ऊपर शो किया हुआ है Eg। यहाँ पे T2g और Eg के फॉर्म में टूटे हुए हैं। अगर इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, यानी T2g लोअर एनर्जी लेवल में, Eg हायर एनर्जी लेवल में, तो इस तरह की स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और यहां पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होता कब है? जब लिगेंड्स नंबर 5 आर मोर हो। अगर 5 से कम होते हैं तो उसके केस में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। अब यहां पे देखिए इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में या इन दो स्प्लिटेड ओरिएंटेशंस के बीच में एनर्जी गैप आ गया। इसे हम एनर्जी गैप को डेल नॉट से शो करते हैं, एंड हियर डेल नॉट इक्वल टू स्प्लिटिंग एनर्जी। Then the energy gap in between these of the splitted orbital is called the splitting energy. एक और एनर्जी यहाँ पे यूज में आएगा, that energy is called the energy of pairing, जिसे हम EP से शो करेंगे, और ये है आपका energy of pairing। सो यहाँ पे ये इनके बीच का एनर्जी गैप जो है दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन के भरने के बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑर्बिटल में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज,
और एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को फेस करना पड़ेगा। और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट जो भी एनर्जी वर्क करेगी दैट विल बी कॉल्ड द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। नाउ द सेकंड वन, again the same process is going to take place. This is the ground state and this is the excited state, just similar to the previous case. Here this one is T2G and this one is EG. This is the only difference. वहां पे EG ऊपर था, T2G लोअर एनर्जी में था, और यहाँ पे T2G हायर एनर्जी में है, EG लोअर एनर्जी में है। Again the energy gap in between the T2G and EG will be the del naught, will be the splitting energy, that will be called the splitting energy. अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कब होगा, अगर 5 या ज्यादा से 5 से ज्यादा होने पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रहा है, तो उससे कम होने पर श्योरली टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। सो द नंबर ऑफ लिगेंड विल बी 5 और लेस देन 5। यहाँ पे 5 से कम लिगेंड्स होंगे तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग डेवलप करेगी। दिस इज द स्प्लिटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स आर देयर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड एंड व्हाई दे पेयर द इलेक्ट्रॉन और व्हाई दे कांट पेयर द इलेक्ट्रॉन। तो हम इन दो नेचर के लिगेंड्स को देखने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, और क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं। So we are going to see the nature of the ligand. तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। पहले तरह के लिगेंड्स को हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और क्या होता है इसकी कंडीशन वीक फील्ड होने के लिए, द वीक फील्ड लिगेंड्स आर दोज ऑफ द लिगेंड फॉर विच द डेल नॉट is lesser than the EP, that means that splitting energy is lesser than the energy of pairing। तो अगर splitting energy pairing energy से कम है तो वो बोला जाएगा weak filled ligand। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ये weak filled ligands आयोडाइड से शुरू होके वाटर तक जाते हैं, कोई स्पेसिफिक वो नहीं दिया गया है, लेकिन जनरली आयोडाइड से स्टार्ट होके वाटर तक जाते हैं, और इन्हीं को हम VVT में हाई स्पिन लिगेंड्स के नाम से जान रहे थे। Then this was the high spin, these were the high spin ligands। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand। Then strong field ligand, what are the strong field ligand? Similarly अगर फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें and if the splitting energy is greater than the energy of pairing, पहले हमने कहा था splitting energy lesser than the energy of pairing, और यहाँ पे कह रहे हैं splitting energy is greater than the energy of pairing, then it will be considered as a strong field ligand। then this is the strong field ligand। और अगर हम देखें ये कहां से हैं, तो सिमिलरली जैसा मैंने कहा कि कोई फिक्स वो नहीं है, लेकिन वाटर से लेके कार्बन मोनोऑक्साइड तक जितने हैं इन्हें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में लाते हैं इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो वहां पे हैं, और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं उन्हीं को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलते थे, लो स्पिन लिगेंड। ये कोई ऑफिशियल वो नहीं है कि इसी को लो स्पिन लिगेंड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली यही हाई स्पिन लिगेंड्स जो होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं, और लो स्पिन लिगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी के वेरिएशन से फर्क क्या पड़ता है। अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करें तो हम इन्हीं स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4, यानी कि कुछ ऐसा 1 2 3 4, और कंडीशन है एक वीक फील्ड लिगेंड की, यानी कि डेल नॉट इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ पेयर। तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहां, पहले तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइटेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। अब दूसरी चीज, अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हायर एनर्जी में जाएंगे कि लोअर एनर्जी में जाएंगे, ये तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैं, then here will be the first, second and third electron।
अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? या तो ये स्प्लिट करके यहां चला जाए, या तो पेयर अप होके यहीं पे रह जाए। अब होगा क्या? क्या वो स्प्लिट करेगा कि पेयर अप होगा? उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ द लिगेंड। और हमने पहले कहा कि नेचर ऑफ द लिगेंड क्या है? वीक फील्ड। यानी कि ये कंडीशन है डेल नॉट इज ग्रेटर देन द एनर्जी अपीयरिंग। और आपने देखा कि स्प्लिट होने के लिए डेल नॉट चाहिए, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी चाहिए। पेयर अप होने के लिए एनर्जी अपीयरिंग चाहिए। और क्योंकि एनर्जी अपीयरिंग कम है तो क्या होगा? पेयरिंग होगा। हमेशा वही प्रोसेस होता है जिसके लिए कम एनर्जी की डिमांड होती है। एनर्जी अपीयरिंग कम है इसलिए पेयरिंग होगा। एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग ज्यादा है इस वजह से स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फॉर द पेयरिंग। ठीक है ना? एक्चुअली हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन देख ली, वीक फील्ड की देख रहे हैं यहां पे। इस वीक फील्ड में क्या हो रहा है? डेल नॉट इज लेसर देन द एनर्जी अपीयरिंग। तो यहां पे कह रहा है कि स्प्लिटिंग होगा, और यहां पे स्प्लिटिंग होगा यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पे। That means the electronic configuration will be T2G3 and EG1। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा होता, ये कंडीशन रही होती, तो क्या होता? पेयरिंग पहले हो जाता, तो हो जाता T2G4। यानी कि ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, इट्स द पेयरिंग और नो एनी पेयरिंग कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे पेयरिंग होना या ना होना इस बात पे डिपेंडेंट है कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या है किसी लिगेंड की। अगर फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो उसकी पेयरिंग हो जाएगी, अगर नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द पेयरिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस और नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। हम एक एग्जांपल लेते हैं CFT का और उसके बेस पे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करके दिखाते हैं। एंड द कंपाउंड व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द K2NiCN4। तो हम कंपाउंड देखने जा रहे हैं K2NiCN4। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें देन इट इज द DsP2 हाइब्रिड। दिस वन इज स्क्वायर planar compound having diamagnetic character. So whether the system is giving the same property with the CFT, हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या CFT से भी कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी दे रहा है या कुछ अलग प्रॉपर्टी देने जा रहा है। तो सबसे पहले बिल्कुल VBT की तरह हम सेंट्रल एटम लेंगे और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। So the central atom is the nickel having atomic number 28 and electronic configuration after the R1 which have the atomic number 18. It is the 3d6 and 4s2 3d6 4s2। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल एंड दैट इज द +2। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 and in the +2 oxidation state it will lose the electron from the 4s not from the 3d। कभी कभार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि 3d की एनर्जी लेवल 3d का एनर्जी लेवल 4s से ज्यादा है तो क्यों नहीं 3d से निकलता? बिकॉज 4s इज द वैलेंस सेल। हर एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन वैलेंस सेल में ही होता है, इनर सेल में कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकला, 4s से निकला, तो बचा क्या? 3d6 1 2 3 4 5 and 6। आगे 4s0 4p0 ऐसी कुछ कंडीशन बनी हुई है। नाउ वी विल शो द स्प्लिटिंग। दिस इज द ग्राउंड स्टेट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। हम वही इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहे हैं जो यहां पे था 3d का। और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब ये स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले कौन सी स्प्लिटिंग होगी? क्या ये ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल? उसके लिए आप देखिए लिगेंड्स के नंबर। यहाँ पे लिगेंड्स का नंबर 4 है और मैंने लिखा हुआ है कि लेस देन 5 पे ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में जाता है। तो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग रहेगी और ऐसा होने पे नीचे रहेगा Eg और ऊपर रहेगा T2G। नीचे रहेगा Eg और ऊपर रहेगा T2G। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं।
तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नीचे से शुरू होगी 1 2। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होगी या फिर पेयरिंग होगी? पहले उसके लिए हम लिगेंड का नेचर देखते हैं एंड लिगेंड इज Cn- और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसी कंडीशन क्या होगा? द डेल नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। यानी कि पहले क्या होगा? पेयरिंग, बिकॉज़ द एनर्जी ऑफ पेयरिंग इज लेसर देन द स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां पे पेयरिंग हो गया, ये हो गया आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? अब तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब ऊपर ही जाना पड़ेगा। टोटल 7 और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी सबसेल। अब हम इसे यहां पे शो कर दें तो यहां पे क्या है? टोटल यहां पे देखिए 1 2 3 पेयर्स एंड 2 अनपेयर, बस इन्हीं को हम शो कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड 2 अनपेयर। नाउ S subcell and P subcell. Now how many vacant orbitals are going to hybrid? That will be explained by the number of ligands. कितने vacant orbitals का hybridization होगा वो ligands बताएंगे। और यहाँ पे 4 ligands हैं। 4 ligands का मतलब 4 vacant orbitals आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमने काउंट करके 4 मार्क कर दिया और इन्हें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ पे 4 पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स साइनाइड से आएंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ अबाउट द प्रॉपर्टी। पहले केस में यानी VBT में हमने कहा था इट वाज द DsP2, लेकिन यहां पे देखिए 1 S और 3 P हैं, यानी कि ये क्या है? ये है आपका sp3। एंड बीइंग sp3 इट मस्ट हैव द शेप टेट्राहेड्रल। तो यहां पे कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि VBT के अकॉर्डिंग ये DsP2 था और स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है। यानी कि VBT से ये बेटर एक्सप्लेन कर पाता है कि क्या शेप होगा और क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए देखें तो पहले केस में ये डाईमैग्नेटिक था, यानी VBT के केस में जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये डाईमैग्नेटिक था। लेकिन जब हम यहां पे देखेंगे यू कैन सी देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द सिस्टम विल बी पैरा मैग्नेटिक। वहां पे हमने कहा था क्योंकि इसकी एनर्जी यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्साइट नहीं हो पाते तो इनके इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होंगे? कलर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पे आप देख सकते हैं दीज आर द स्प्लिटेड ऑर्बिटल एंड दिस वन हैव द ग्रेटर एनर्जी देन द पेरेंट वन। पेरेंट से ज्यादा एनर्जी इसके पास है क्योंकि इनकी स्प्लिटिंग हो चुकी है। और ये हायर एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पांसिबल होते हैं कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। And in this way you can also explain कि why the compounds are capable to show the color। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्रिस्टल फिट थ्योरी के थ्रू आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि why a system is capable to show the color। हम देखने जा रहे हैं सिनर्जिक इफेक्ट और इसको हम मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली मेटल कार्बोनिल्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं और ऐसा सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से शो करते हैं। देन व्हाट इज द सिनर्जिक इफेक्ट? एक्चुअली मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक यूजुअल बॉन्ड तो बनता ही जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसा हर एक लिगेंड के साथ बनता है। लेकिन होता यह है कि मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में कुछ ऑर्बिटल्स श्योरली वैकेंट रहते हैं, इक्का दुक्का एलिमेंट छोड़ के, नहीं सब में वैकेंट ही रहते हैं। इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट कार्बन एंड नाइदर द ऑक्सीजन, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना लेते हैं बाय द साइड वाइज
ओवरलैप, यानी कि एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लगता है इन बिटवीन द d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस तरह की बॉन्डिंग को, इस तरह के अप्रोच इन बिटवीन द सिस्टम को हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है जो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली बार हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।